जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू पास एकेडमी। ओके, आज हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री का एक टॉपिक वैदिक एज कल्चर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आप अपना फीडबैक आप देंगे, ठीक है। आप हमारे ग्रुप से जोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ पे वैदिक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। यह हमारा कुछ सोशल मीडिया हैंडल है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक एंड टेलीग्राम। एंड्रॉयड ऐप पे आप डाउनलोड करके वहाँ से आप क्लास भी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं, लाइव क्लासेस भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है वैदिक एज कल्चर और वैदिक पीरियड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो, ठीक है। तो यहाँ हम अगर हम बात करते हैं वैदिक एज कल्चर के बारे में, तो हम लास्ट क्लास प्री हिस्ट्री के बारे में बात किए थे, डिफरेंट एजेस के बारे में, पालियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम डिस्कशन किए थे। आज हम डिस्कशन करेंगे उसके बाद हमारे हिस्टोरिकल पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो बहुत सारे हिस्टोरियन ने इसके ऊपर अपना जो राय रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने क्या बताया था, तो बहुत सारी थ्योरी इसके ऊपर, जैसे सेंट्रल एशियन थ्योरी, ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है क्या हमारा वैदिक एज कल्चर या फिर आर्यंस का ओरिजिन के बारे में। ठीक है, तो आर्यंस इंडिया में आने के बाद एक सिविलाइज सोसाइटी बनाए। ठीक है, तो उन्होंने बताया हमारा कल्चर कैसा होना चाहिए, ट्रेडिशन कैसा होना चाहिए। बहुत सारे सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, बहुत सारे जो प्रोसेस है उसको प्रॉपरली फॉलो करके एक सिविलाइज सोसाइटी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैक्स मोलर के द्वारा लिखा गया सेंट्रल एशियन थ्योरी डिफाइन करता है ओके आर्यंस के बारे में। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट या फिर हम डेवलप रेस कह सकते हैं। ओके, डेवलप्ड रेस थे आर्यंस, जिन्होंने हमारी सोसाइटी को एक इम्पोर्टेंट या फिर एक सिविलाइज सोसाइटी बनाया। एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, भोजाखाई इंस्क्रिप्शन, तो इस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है आर्यंस वो सिविलाइज थे। और 4 वेदर्स के बारे में या फिर वैदिक पीरियड के बारे में, जहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है किसके बारे में ना, डिफरेंट गॉड्स, जैसे इंद्र हो गया, वरुण, मित्रस एंड नस्तियस। ठीक है, ये 4 गॉड्स के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो भोजाखाई इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। तो मैक्स मुलर क्या बताते थे, मैक्स मुलर बताते थे आर्यंस वर द सेमी नोमैडिक पीपल। तो सेमी नोमैडिक पीपल मतलब ये सेटलमेंट लाइफ भी जीते थे, उसके साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवलिंग भी करते थे। नोमैडिक पीपल जनरली क्या करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, उनका परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता, वो मतलब इधर से उनका कोई परमानेंट रास्ता घर नहीं होता, तो यहाँ पर जाते हैं, घूमते हैं, शिकार करते हैं, उसके बेसिस पे चलते हैं। ठीक है, इनके पास क्या था ना, इनके पास सोसाइटी था, ये एक जगह पे रहते थे। ठीक है, और वहाँ से वो ट्रैवलिंग भी करते थे शिकार करने के लिए, उसके साथ साथ अपने घर में भी रिटर्न आते थे, इसीलिए उनको हम सेमी नोमैडिक पीपल कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुए थे, दे आर ओरिजिनेट इन द सेंट्रल एशिया, सर सेंट्रल एशिया में ओरिजिनेट हुए थे। एंड जो कैस्पियन सी के अराउंड भी इनका ओरिजिन भी देखा गया है, तो इस एरिया से आर्यन आए थे। ठीक है, तो इंडिया के अंदर एंटर कहाँ से किए ना, ये कैवर पास से एंटर किए थे। इंडिया के अंदर अगर बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैवर पास, जो कि हिंदुकुश माउंटेन। ठीक है, तो हमारा जो हिमालय माउंटेन है, तो हिमालय माउंटेन का जो नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन है, तो ये हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन होता है किसका, हमारा हिमालय माउंटेन का। हिमालय माउंटेन का नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन से हमारा एक पास बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैवर पास, जो हिंदुकुश माउंटेन के अंदर है। तो कब आए थे, दे केम इनटू द इंडिया अराउंड 150 BC। ओके, तो 1500 BC में आए थे। ठीक है, इनका जो सेमिनल वर्क भी कंडक्ट किया गया था, बाल गंगाधर तिलक उसके ऊपर एक अपना आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं। उन्होंने बताया था ये ओरिजिन हुए थे कहाँ पे ना, आर्टिक रीजन में। आर्टिक रीजन से आके इंडिया के अंदर एंटर हुए और इंडिया के अंदर वो एक सिविलाइज सोसाइटी बनाया। ठीक है, इसीलिए आर्यंस को सबसे डेवलप रेस माना जाता है, जिन्होंने वैदिक एज कल्चर हमारे इंडिया के अंदर स्टार्ट किए। ठीक है, तो देखो, तो कौन कौन सा रीजन में आर्यंस का ओरिजिन देखने को मिलता है, यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगाया हुआ है, देखो। तो अर्लीस्ट आर्यंस वर सेटल्ड इन द ईस्टर्न पार्ट। अगर ईस्टर्न एरिया में, तो ईस्टर्न अफगानिस्तान में इनका सेटलमेंट था। मॉडर्न पाकिस्तान, अभी जो मॉडर्न डे में पाकिस्तान बोलते हैं, तो उस एरिया में उनका सेटलमेंट था। पंजाब एरिया में, ठीक है, तो पंजाब कुछ एरिया हमारा पाकिस्तान के अंदर भी आता है, इंडिया के अंदर भी है। ठीक है, एंड पार्ट ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो दे आर सेटल्ड इन इंडिया अराउंड द सप्त सिंधु रीजन। ओके, द रीजन अबाउट द 7 रिवर्स। तो 7 रिवर्स के अराउंड जो रिवर रीजन होता है, उसको हम सप्त सिंधु रीजन कहते हैं। तो इंदस रिवर, उसके साथ साथ सरस्वती रिवर और इंदस का 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज जो हमारे का होता है, ब्यास, रवि, चेनाब, झेलम एंड सतलुज। ठीक है, ये 5 रिवर, इंदस मिलकर 6 और सरस्वती, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है इंदस, सतलुज ये उसका ट्रिब्यूटरीज है, ब्यास, चेनाब, झेलम, रवि एंड सरस्वती।
ये 7 रिवर्स मिलके जो रीजन बन रहा था वो रीजन को हम क्या कहते थे, रीजन ऑफ सप्त सिंधु। तो इस एरिया में इन्होंने क्या किया था, अपने सेटलमेंट बिठाया था। तो इस रीजन को हम सप्त सिंधु रीजन कहते हैं। ये जो एरिया दिखता है मैप में, इस रीजन में आर्यन सेटलमेंट हुए थे। ठीक है, तो इस टाइम पे इन्होंने सोशल ऑर्डर कैसे बनाया था या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे जो इनका रूलिंग पीरियड था, रूलिंग सिस्टम था, वो मोनार्कियल था। तो मोनार्कियल मतलब यहाँ पे ज़्यादातर डिसीजन किसका होगा ना, किंग का होगा। ठीक है, तो किंग इज़ द हेड। ठीक है, ये क्या करेगा, पूरा किंगडम को रूल करता है। ठीक है, तो किंग इज द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ देयर। ठीक है, यहाँ पे ट्राइब्स होते हैं, ट्राइब को क्या कहते हैं ना, जन। ठीक है, जो जनजाति होते हैं या फिर ट्राइबल पीपल्स होते हैं वो उनका जन होते हैं। और उनको हेड कौन करता था, उनको हेड करता था राजन, जिसको हम किंग या राजन कहते थे। दे आर द हेड ऑफ द ट्राइब्स। ओके, द किंग और राजन परफॉर्म द जुडिशियल फंक्शंस एंड ऑल्सो टेक द डिसीजन इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो लोगों के भले के लिए या फिर लोगों के लिए जो जुडिशियल डिसीजन होता है, मतलब किसी को दंड देना, मतलब किसी का न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका का, जैसे अभी हमारा न्यायपालिका सबसे बड़ा न्यायपालिका कौन है, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, उसके नीचे हमारा डिफरेंट सेशन कोर्ट होते हैं, स्टेट्स कोर्ट होते हैं। तो ये सारे कोर्ट उसके अंदर काम करते हैं। तो उस टाइम पे जो कोर्ट होता था या फिर जुडिशियल एक्शन किसके पास हुआ करता था, वो किंग के पास। तो किंग ही सारे डिसीजन ले सकता है, किसको दंड देना है, किसको माफ़ करना है, किसको क्या काम करना है। तो सारे लोगों के वेलफेयर के लिए उसके साथ साथ जुडिशियल रिफॉर्म भी किंग ही कर सकता है। ठीक है, तो मैनी क्लान्स, जो क्लान्स होते थे उनको क्या कहते थे ना, क्लान्स और ग्रुप्स को कहते थे 20। ठीक है, तो 20 जो फॉर्म करते थे ट्राइबल पीपल या ट्राइब्स को लेके 20 बनाता था। ठीक है, तो उनका जो बेसिक सोशल ऑर्डर होता था उसको क्या करते थे ना, कुलो कहते थे, जिसको हम फैमिली कहते हैं। मतलब बहुत सारी फैमिली मिलके क्या बनाते थे, 20 बनाते थे। 20 पे आगे चल के क्या बनता था, एक गाँव बनता था, बड़ा गाँव बनता था। ठीक है, वो आगे फिर क्या बनता था ना, बड़े शहरों में कन्वर्ट होता था। ठीक है, तो 20 का जो हेड होता है या फैमिली का हेड होता है उसको हम कुलप्पा कहते थे। दे आर कंसिडर्ड द कुलप्पा और द हेड ऑफ द फैमिली। ओके, जैसे किंग पूरा किंगडम का हेड है, तो फैमिली का हेड को हम क्या कहते थे, कुलप्पा कहते थे। ओके, हेडेड बाय द। तो किंग अगर है तो डेफिनेटली किंग तो सारे काम नहीं संभाल सकते, तो उसको कोई किसी का सलाह मशवरा की ज़रूरत पड़ता है। ओके, तो सलाह मशवरा के लिए जनरली किंग के पास क्या होता था ना, राजगुरु होते थे, जो कि प्रीस्ट होते थे, जिनके पास बहुत सारे नॉलेज होता था। ठीक है, तो किंग वॉज असिस्टेंट बाय द पुरोहितस। ओके, जैसे अभी भी हमारा बहुत सारे तुमने देखा होगा पुरोहित होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारा कुल के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, यज्ञ हवन ये सारे पूजा पाठ भी करते हैं। ठीक है, उनसे पूछ के बहुत सारे काम होता था, अभी भी हमारा सोसाइटी में चलता है ये सारे। ठीक है, तो उस टाइम भी होता था। तो किंग को जो सलाह मशवरा देने के लिए उनका क्या कौन होता था, पुरोहित होता था। ठीक है, जो कि बहुत नॉलेज होता था, जो क्या कर सकते हैं ना, किंग का एक गाइड या फिर गाइडर के हिसाब से वो काम करता था। ओके, तो सेनानी कौन होता था ना, जो आर्मी चीफ। ठीक है, अभी हमारे जो आर्मी होते हैं, तो आर्मी को गाइड करने के लिए कोई होना चाहिए, तो सेनानी होता था, लीडर ऑफ द आर्मी ट्रूप्स। ओके, जो कि क्या करता था ना, चैरियट्स, तो उसके लिए एक सेपरेट रथ होता था ना। और अदर जो लोग होते थे, सैनिक होते थे, वो भी रथ पे जाते थे, कोई घोड़े के ऊपर जाते थे, कुछ पदातिक होते थे, मतलब चल के भी जाते थे सैन्य। ठीक है, लेकिन जो सेनानी जो हेड होगा उसका रथ एक अलग टाइप का होगा, बड़ा रथ होगा, वो उसके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो चैरियट उसको असिस्ट करते थे। देखो, देयर इज रेगुलर रेवेन्यू। इस टाइम पे रेवेन्यू सिस्टम उतना नहीं था, तो लोग क्या करते थे ना, लोगों का जो डोनेशन होता था, लोग अपने खुशी से जो पैसा देते थे राजा को, उसी के हिसाब से कंट्री चलता था या किंगडम चलता था। बाद में उन्होंने वेल स्ट्रक्चर रेवेन्यू सिस्टम भी डेवलप किया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है देखो, वॉलंटरी ट्रिब्यूट। ओके, जो लोग क्या करते थे ना, अपनी इच्छा से राजा को खुशी होकर जो देते थे, वॉलंटरी ट्रिब्यूट, जो कंट्रीब्यूशन करते थे पैसा, तो उस हिसाब से चलता था। विलेज को हेड कौन करता था ना, ग्रामीणी। ओके, जैसे कुलोप्पा था हमारा, कुलो या फिर फैमिली का हेड, तो गांव का जो मुखिया होता था उसको क्या कहते थे ना, ग्रामीणीज कहते थे। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता था सभा और समिति, तो गाँव में होता था पहले। अभी तो हम क्या होते हैं, छोटा छोटा केस के लिए ज़्यादा जाते हैं कोर्ट में, आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। ठीक है, तो पहले क्या होता था, ये सारे कोर्ट कचहरी तक बातचीत नहीं जाता था, तो लोग क्या करते थे, अपने गांव में क्या होता था, एक जगह होता था जहाँ पे बड़े पेड़ के नीचे हो या फिर जगह हो। ठीक है, तो वहाँ पर वो बैठ के अपने सरपंच होता है, यहाँ पे उनका जो पंच परमेश्वर जैसे मेंबर्स होते हैं, वो सारे मिलके वो डिसीजन ले लेते थे या फिर सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, तो सभा समिति को हेड कौन करता था, ग्रामीणीज या फिर जिसको गाँव का मुखिया कहते हैं। ठीक है, वो जो डिसीजन लेगा गांव में, वो डिसीजन होगा, अगर उसके कंट्रोल से बाहर होगा तो वो बात कहाँ पे लेके जाएगा ना, राजा के पास लेके जाएगा। ठीक है, तो लोअर लेवल पे ये सॉल्व कर लेते थे नियर अबाउट, अगर नहीं कर पाते तो राजा के पास जाते थे। ठीक है, देखो, जो ब्रजपति एक होता था, जिसको हम क्या कहते थे ना, जो लैंड था पेस्चर लैंड, जहाँ पे बहुत सारे चारण
ओके, लोगों को लेके जाते थे, क्योंकि पहले टाइम पे काओज बुफालोज को इनका सारे रेयरिंग किया जाता था, लोग इनको रखते थे, क्योंकि काओ को उस टाइम पे, आगे भी हम पढ़ेंगे, काओ को उस टाइम पे एक मतलब हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स के लिए, फिर बिजनेस के लिए पर्पज के लिए भी यूटिलाइज करते थे। कॉइन के साथ साथ काउज का भी एक्सचेंज भी होता था, काओ को इंपॉर्टेंट मानते थे, हॉर्सेस, काउज, एलिफेंट ये सारे मानते थे। तो वो उनको खाने के लिए कहाँ पे होगा, तो उनके खाने के लिए पेस्चर लैंड चाहिए, ठीक है। तो पेस्चर का जो हेड होता था, जहाँ पे वो पेस्चराइजेशन कराने के लिए लेके जाएंगे, गांव को ग्राजिंग कराने के लेके जाएंगे, तो उसका जो हेड को क्या कहते थे ना, ब्रजपति कहते थे। ओके, तो यू आर द हेड ऑफ द पेस्चर लैंड, ठीक है। तो उस टाइम पे सोशल ऑर्डर कैसा था, सोशल लाइफ कैसा था, लोग कैसे सोसाइटी में जीते थे। अभी जैसे हमें जी रहे हैं, हम इसको क्या कहते हैं ना, मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं। तो उस टाइम पे सोशल ऑर्डर या सोशल लाइफ कैसा था, ठीक है। तो आर्यन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है। 3 ग्रुप्स में यहाँ पे आर्यन सोसाइटी डिवाइडेड था। जैसे अभी हमारा अपर कास्ट पीपल, लोअर कास्ट पीपल, अभी हमने डिवीजन किया हुआ है, ऑन रिजर्व कैटेगरीज, SC, ST, OBC, ओके, ये सारे डिवीजन है। तो उस टाइम पे भी सोसाइटी के अंदर डिवीजन था। प्रिस्ट, इनका काम क्या था ना, पूजा पाठ करना, ठीक है। जो हमारा पूजा पाठ का काम होता है या फिर जो टीचिंग करना होता था, ये प्रिस्ट का काम होता था। जो वॉरियर्स होते थे, ये सारे क्या होते थे, ये सारे जो राजा या किंग होते थे, ठीक है। ये वॉरियर्स है, इनका काम वार करना या फिर सोसाइटी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। और कुछ होते थे जो लोग, उनको हम कॉमन पीपल कहते हैं, जैसे हमारे तुम्हारे जैसे लोग, उनको कॉमन पीपल या कॉमनर कहते थे, वो इनके अंडर ही आते थे, ठीक है। लेटर पार्ट शूद्रज आए, इनको हम दासोज भी कहते हैं। ये क्या करते थे ना, इनका सारे सेवा करते थे। उसके बाद वर्ण का टर्म मेंशन आया, जहाँ पे 4 वर्ण का मेंशन भी हमें मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है, अदर वेदस के अंदर भी इसका वर्णन है कि कुछ स्मृति के अंदर, ठीक है। तो वर्ण का व्यवस्था आया, वर्ण सिस्टम, जहाँ पे 4 वर्ण की बात किया गया। हमारे श्रीमद् भगवद गीता में बात किया गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग स, ठीक है। गुण और कर्म के विभाग पे मैंने 4 वर्ण का क्रिएट किया हुआ हूँ, ठीक है। ऋग्वेद में इसका मिलता है, जो हमारा हाइम्स में भी इसको डेडिकेट किया गया है। कौन कौन सा वर्ण था ना, ब्राह्मण्स, ओके, ब्राह्मण्स, क्षत्रियज, ब्राह्मण्स थे, क्षत्रियज थे, क्षत्रियज, देन वैश्यज एंड शूद्रज, ठीक है। तो 4 वर्ण थे। तो ब्राह्मण का काम क्या था ना, सोसाइटी को गाइड करना, ठीक है। इनका काम होता था पूजा पाठ करना, सोसाइटी को नॉलेज प्रोवाइड करना, किंग को गाइड करना। क्षत्रियज, इनका काम होता था प्रोटेक्टर, ये प्रोटेक्टर, ये किंग या रूलर हुआ करते थे, प्रोटेक्टर, और ब्राह्मण इनको सलाह मशवरा देते थे, ठीक है। वैश्यज, इनका काम है बिजनेसमैन या ट्रेडर्स, ये ट्रेडिंग या बिजनेस करते थे। और ये जो ब्राह्मण, क्षत्रियज और वैश्यज, इन सबका सेवा करने के लिए या फिर जो लोअर वाला वार करने के लिए शूद्र वर्ण का गठन किया गया था। कुछ कुछ जगह पे शूद्र वर्ण को अछूत भी माना गया है, लोग नहीं छूते थे उनका रास्ता, मतलब उनका छाव गिरने से, मतलब परछाई गिरने से लोग कहते थे ये मैला हो गया, खराब हो गया, ठीक है। तो उसके बाद ये ऋग्वेद में मिलता है हमारा वर्ण सिस्टम। तो ये वर्ण सिस्टम के बारे में हमने डिस्कशन किया, देखो नहीं। तो उसके बाद देखो मैरिज सिस्टम उस टाइम पे कैसा था। तो मैरिज सिस्टम वाज जैसे मोनोगेमस, मतलब एक ही आदमी एक ही वाइफ से, मतलब एक सिंगल वाइफ से शादी कर सकता है, ठीक है। तुमने इसका उदाहरण भी देखा हुआ है, जैसे रामायण में हम देखते हैं कि भगवान श्री राम का एक ही पत्नी थी, जिनको हम सीता माता के नाम से जानते हैं। तो मोनोगेमस मतलब एक ही, ओनली वन वुमेन इज कैन मैरिड टू ओनली वन मैन, ओके, वन वुमेन, एक मैन ही एक वुमेन से शादी कर सकता है या फिर एक से कर सकता है, उसका मोनोगेमस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलीएंड्री भी देखा गया है। इसका एग्जाम्पल तुमने देखा होगा महाभारत में, द्रौपदी अपने 5 पति से शादी किए थे, तो मोर देन 1 हस्बैंड, इसका एग्जाम्पल भी देखा गया है, ठीक है। देन लेविरेट भी देखा गया है, जैसे मैरिज से अगर ब्रदर मर गया है, बड़ा भाई उसका मर गया है, उसका ओके वाइफ है वो विडो हो गया है, तो उसके साथ छोटा भाई अगर है उनके साथ मैरिज कर दिया जाता था, ठीक है, लेटबेट। देन विडो रीमैरिज भी इस टाइम पे चल रहा था। तो विडो अगर कोई विधवा है, उसका उम्र कम है, क्योंकि उस टाइम पे मैरिज का एज बहुत ही कम था, 16-17 ईयर्स में उस टाइम पे शादी होता था। बाल्य विवाह तो प्रथा नहीं था वैदिक पीरियड के अंदर, उससे पहले था, ठीक है। लेटर पार्ट में जब हिंदुइज्म आएगा तो बाल्य विवाह स्टार्ट होगा। तो अभी 16-17 ईयर्स मतलब अर्ली एज या मैरिज एज अप्रोक्सीमेटली था उस टाइम पे। तो विडो अगर कोई हो गया तो उसका रीमैरिज भी किया जा सकता था। तो वैदिक कल्चर में बहुत ही अच्छा सिस्टम यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सिस्टम, एक मोनोगेमस या हम देखें एक पॉलीएंड्री सिस्टम था, और हमारा लेविरेट भी था, और विडो रीमैरिज भी, 4 सिस्टम उस टाइम पे मैरिज सिस्टम के अंदर था। क्योंकि वर्ण व्यवस्था को चलाने के लिए मैरिज सिस्टम बहुत ही जरूरी होता है। ये 4 वर्ण थे, मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। ये कौन है ना, ब्राह्मण्स, ये क्या है ना, क्षत्रियज, ये थे वैश्यज एंड शूद्रज, ठीक है। तो 4 वर्ण ये थे द पिक्चर्स।
ठीक है। तो आर्यंस जो थे वो डेफिनेटली अगर एम्यूजमेंट नहीं होगा, क्योंकि सोसाइटी में अगर हमारा एम्यूजमेंट नहीं है डेफिनेटली सोसाइटी एक रॉन्ग ट्रैक पे चला जाएगा। अभी भी हमारा सोसाइटी के अंदर जो हमारे पास अगर म्यूजिक नहीं है तो हमें कैसा लगता है, सुना सुना लगता है। वो कोई भी म्यूजिक हो, ओके, बिना म्यूजिक का जैसे दुनिया चलता ही नहीं, ठीक है। तो सब म्यूजिक के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं नहीं, ठीक है। तो आर्यन उस टाइम पे क्या थे ना, म्यूजिक लवर्स थे, दे लव्स टू प्ले म्यूजिक, ओके। फ्लूट जो हम श्री कृष्ण जी का देखते हैं वो फ्लूट प्ले करते हैं। हमारे जितने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमने देखा हुआ है, नारद जी बीणा प्ले करते हैं, सरस्वती माता बीणा प्ले करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फ्लूट्स, ओके, ल्यूट भी उस टाइम पे प्ले होता था, हार्प भी या हारपून भी प्ले होता था, ठीक है। सिंगिंग और डांसिंग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चैरियट रेसिंग भी करते थे आर्यंस, ठीक है। गैम्बलिंग भी, अभी जो उसका हम क्या कहते हैं, तो महाभारत के अंदर देखा होगा, राजा युधिष्ठिर ने अपने सारे पत्नी राज्य सब हार गए थे, किसमें, गैम्बलिंग में, ठीक है, जिसको हम जुआ खेलते थे, जुआ बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें हार गए थे, जिसको पसा पाली का खेल था। हाँ, इस टाइम पे गैम्बलिंग भी होता था, ठीक है। तो यहाँ पे मैन एंड वोमेन दोनों ऑर्नामेंट्स पहनना पसंद करते थे। अभी तो हम भी पहनते हैं, लेकिन मैन इतना ज़्यादा ऑर्नामेंट्स नहीं पहनते, वोमेन ज़्यादातर, ओके, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको ना, गॉडेसेस को, मदर गॉडेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए वोमेन को ज़्यादा सज के संवरना या फिर नेचर हमारा हमेशा सुंदर होना चाहिए, इसलिए ऑर्नामेंट मोस्टली वोमेन ही वेयर करते हैं। तो उस टाइम पे बोथ मैन एंड वोमेन ही ऑर्नामेंट्स वेयर करते थे, ठीक है। अट्रैक्टिव हमारा जो हिंदू देवी देवता का मूर्ति भी देखा होगा, सर जो मेन गॉडेसेस है, गॉड है, उनका पास लंबे हेयर है और मुकुट पहना हुआ, ओके, हाथ, ये सारे देखे होंगे, ठीक है। तो ऑर्नामेंट्स का उस टाइम पे बोथ मैन एंड वुमेन वेयर करते थे। तो उस टाइम पे उनका इकोनॉमी कंडीशन कैसा था, ठीक है। तो इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो देयर इकोनॉमी ऑल्सो स्ट्रॉन्गर देन द हड़प्पन कल्चर। तो हड़प्पन कल्चर में उनका इकोनॉमी डिपेंड होता था एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। और वो पशुपालन या शिकार करते थे, वहाँ से आता था कुछ पैसा, ठीक है। लेकिन इनका इकोनॉमिक सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिससे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, मतलब पेस्टरल लैंड से भी इनको पैसा आता था, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर से, क्योंकि ये सिविलाइज सोसाइटी थे, तो एग्रीकल्चर भी करते थे, उसके साथ साथ जो काव बुफालोज इनको चरा के वहाँ से मिल्क या उसका जो चीज़ उनको मार्केट में सेलिंग करके वहाँ से उनको पैसा भी आता था, ठीक है। तो आर्यंस वेयर फॉन्ड ऑफ काउज, मैं अभी प्रीवियसली बोल रहा था, तो काउज को जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वहाँ पे प्ले किया जाता था, फॉन्ड ऑफ काउज। तो समटाइम्स फाइटिंग फॉर द ऑल्सो हेल्ड फॉर द काउज, ठीक है। तो काउ के लिए लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था, कभी कभी वार भी हो जाता था, ठीक है। तो हॉर्सेस को भी इंपॉर्टेंट किया जाता था, क्योंकि हॉर्स के बेस्ट के ऊपर बहुत सारे यज्ञ भी किया जाता था, ठीक है। जैसे हम अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ट है हॉर्स के ऊपर, ठीक है। तो उस टाइम पे ये सारे राइचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे। तो वहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैसे करते हैं, देखो वैदिक कल्चर के अंदर देखो, तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज वाज द काउ। अभी मैं बोल रहा था, तो काउ इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि वो बार्टर सिस्टम जो होता था, कोई चीज़ का आदान प्रदान करना, वो काउ का देन लेन भी करते थे, एक इसको देना उसको देना, कभी कभी गिफ्ट के आकार में प्रिस्ट या फिर उनका जो राजा पुरोहित होते थे उनको गिफ्ट देते थे। कभी कभी क्या होता था ना, कोई एक्सचेंज ऑफ गुड्स के हिसाब से भी काउ का एक्सचेंज भी किया जाता था, ठीक है। तो कॉइन्स ऑल्सो उस टाइम पे सर्कुलेशन था, कौन कौन से कॉइन्स उस टाइम पे चल रहे थे, जैसे निसको चल रहा था, ठीक है, देन कृष्णाल चल रहा था, सतमनो चल रहा था, ये सारे डिफरेंट कॉइन्स उस टाइम पे चल रहे थे। एंड फिजिशियंस, तो उस टाइम पे जो डॉक्टर थे, अभी हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं मॉडर्न, सो डिफरेंट डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स होते हैं, उनको हम फिजिशियन कहते थे। उस टाइम पे जो राजा के पास होता है उसको राज्य वैद्य किया जाता था, राज्य वैद्य, वो आके सारे ट्रीटमेंट करता था, ठीक है। तो विशाखाज कहते थे, जो फिजिशियन होते थे उनको हम विशाखाज कहते थे। इनके पास आयुर्वेद का, ठीक है, आयुर्वेद का ज़्यादा नॉलेज होता था, दे आर द प्रवीण इन आयुर्वेद, क्योंकि उस टाइम पे हमारा अभी जो होम्योपैथी एलोपैथी मेडिसिन उस टाइम पे इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो आयुर्वेद ज़्यादा चलता था। तो मोस्ट ऑफ द स्टेपल फूड उस टाइम पे जो खाते थे वो खाते थे योगा, जिसको हम बार्ली कहते हैं अभी के टाइम पे। उसके बाद लेटर पार्ट में राइस या व्हीट, उसका भी कल्टिवेशन उन्होंने किए, उसका भी उन्होंने खाए, ठीक है। तो मोस्टली बार्ली ही ज़्यादातर कंज्यूम करते थे। देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट दिया हुआ है, ऋग्वेदिक नेम उस टाइम पे, क्योंकि रिवर को गॉड मानते थे, क्योंकि पहले इसके बाद हमने उनका रियलिस्टिक लाइफ देखेंगे, रिलीजियस लाइफ देखेंगे, जहाँ पे वो क्या करते हैं, नेचर को गॉड के हिसाब से मानते हैं, ओके। नेचर हमारा उस टाइम पे गॉड था, कि वो जैसे हमारे गोवर्धन पर्वत का पूजा तुमने देखा होगा, हमारे गोवर्धन लीला में श्री कृष्ण जी का, ठीक है। और इंद्रदेव को यहाँ पे पूजा करते थे, अग्नि को पूजा करते थे, ठीक है। तो डिफरेंट रिवर को भी उस टाइम पे पवित्र माना जाता था, अभी भी माना जाता है, पूजा करते हैं। अभी हमारा गंगा जी का आरती होता है प्रयागराज में, देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है, और उसका ओरिजिनल नेम क्या था, पुराना नाम क्या था। इंदस का नेम था सिंधु, झेलम का था वितस्ता, चेनाब का असिकनी, रवि का पुरुषिनी, ब्यास का विपाशा, सतलेज का सुतुद्री, गोमती का गोमल, ठीक है, कुमार का कुर्मू, घाघर का दक्षावती, काबुल का कुंभ, एंड
गंडक का, ठीक है, सदानी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स थे, मतलब ऋग्वेदिक नेम अगर हम बात करते हैं या वैदिक कल्चर के अंदर ये सारे नेम, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिंधु, वितस्ता, असिकनी, पुरुषनी, विपाशा, ठीक है, सुतुदी, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो इंदस का ट्रिब्यूटरीज है, इसको थोड़ा सा इंदस और इंदस का ये जो 5 ट्रिब्यूटरीज है इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना, ये इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, ठीक है। उस टाइम पे रिलीजियस मैटर कैसा हुआ करता था, देखो। तो आर्यंस वर द वर्शिप ऑफ द नेचर्स, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था, तो वो क्या करते थे, नेचर को पूजा करते थे, क्योंकि नेचर से पावरफुल वो नहीं थे। तो नेचर को जो हम से पावरफुल होगा उसी की पूजा होता है। अभी भी तुमने देखा हो सोसाइटी के अंदर उनका चलता है जो थोड़ा रॉयल क्लास मेंटेन करते हैं, जिनके पास स्टेटस होता है, जिनके पास ओके सारे लोग होते हैं, पुलिस होते हैं, पावर होते हैं, तो उनके ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, उनको डरते भी हैं, ठीक है। तो नेचुरलिस्टिक ओके पॉलीथिज्म मतलब जिसके पास पावर होगा उसी को ही वर्शिप करेंगे। तो वर्शिप ऑफ मोर देन वन गॉड, तो ओनली एक ही गॉड वहाँ पे पूजा नहीं होता था, उसके साथ डिफरेंट गॉड और गॉडेसेस को भी पूजा करते थे। नेचर को तो मानते थे, उसके साथ नेचर रिलेटेड जितने सारे गॉड और गॉडेसेस है उनका ही पूजा होता था। देखो उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन होता था, लॉर्ड इंद्र, ठीक है, जो कि गॉड किसका था ना, रेनफॉल का, ठीक है, रेनफॉल का गॉड या स्टॉर्म का गॉड इसको हम मानते हैं। देयर कॉल्ड गॉड ऑफ रेनफॉल, थंडर एंड स्टॉर्म, इनका गॉड, ठीक है। इंद्र जी के पास एक अस्त्र होता था, उसको क्या कहते थे, वज्र, ठीक है। दधि जी का मतलब अस्थि से बना हुआ वज्र उनके पास होता था। बारिश करने वाले देवता हुआ करते थे, ठीक है। इनको जो वैदिक नाम उनको पुरंदर के नाम से भी जानते हैं, वैदिक में इनको पुरंदर के हिसाब से मेंशन किया गया है, ठीक है। सेकेंड ये किसको पूजा करते थे ना, अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, इनको ही पूजा करते थे, ठीक है। इनके काम, इनके वजह से यज्ञ होम ये सारे काम हो पाता था, यजन हो पाता था, ठीक है, इसलिए अग्नि को इम्पोर्टेंट गॉड माना जाता था। तो इनको इंटरमीडिएट बोलते थे किसके बीच में ना, मैन और देवताओं के बीच में, गॉड और मैन के बीच में। यहाँ पे गॉड और मैन के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है वो कौन करते थे ना, ये जो अग्नि गॉड करते थे, ठीक है, तो गॉड ऑफ फायर ही करते थे, ठीक है। तो वरुण मानते थे उस टाइम पे वाटर को, वाटर गॉड, या फिर जिनको हम कौन सा देवता कहते हैं, जल देवता कहते हैं, वरुण देव, ओके, द गॉड ऑफ वाटर, ओके। इनको थर्ड पोजीशन दिया गया है, इनके ऊपर भी हाइम्स लिखा गया है ऋग्वेद में, बहुत सारे हाइम्स हम दिखेंगे ऋग्वेद में, इनको डेडिकेटेड किया गया है, देखो। तो इसके साथ सोम गॉड, जिनको हम प्लांट का या फिर जो इतने सारे हमारा देवता है, ओके, वृक्ष को उस टाइम पे देवता मानते थे। तो प्लांट लोगों का या प्लांट का जो गॉड है उनको सोम गॉड के हिसाब से मानते थे उस टाइम पे, ठीक है। मरुत या फिर वायुदेव के हिसाब से इनको मानते थे। मरुत इनको किया गया है, स्टॉर्म का देवता है, इनको हम कहते हैं। कुछ फीमेल डाइटी भी उस टाइम में पूजा होती थी, जैसे अदिति हम मानते हैं कि इनका जितने सारे देवताओं का मतलब माता है अदिति, क्योंकि जितने सारे असुर का माता कौन थे, दिति, और जिनका सारे देवता उनका माता कौन थे, अदिति, ठीक है। तो उषा मतलब सुबह का टाइम को पूजा करते थे, उषा डे को रिप्रेजेंट करता है, इनको ये एक गॉडेसेस थे उस टाइम पे, इनको मानते थे, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो नॉट बिलीवर इन द टेम्पल आइडल्स, ठीक है। अभी जो हमारे सोसाइटी में देखते हैं हिंदू रिलीजन में प्रॉपर चलता है उसको हम टेम्पल वर्शिप या आइडल वर्शिप कहते हैं। उस टाइम पे आइडल वर्शिप नहीं था, तो ये सारे गॉड्स वो ऐसे नेचर के हिसाब से मानते थे, ठीक है। तो वर्शिप इन ओपन एयर थ्रू यजनस, ठीक है, यज्ञ करते थे वो और राइचुअल्स करते थे। तो उस टाइम पे तुमने देखा होगा जो हमारा होम या फिर ऐसे बनाया जाता था, हमारा यज्ञ कुंड बनाया जाता था, वहाँ पे पुरोहित बैठता था, राजा उनके साथ बैठते थे, बैठ के यहाँ पे यज्ञ करते थे, वहाँ पे समिधियाँ ये सारी चीज़ डालते थे। तो यहाँ पे ओपन एयर में उनका राइचुअल्स परफॉर्म होता था, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, यजनस कहते हैं, दे आर ओपन एयर राइचुअल्स है परफॉर्म, ठीक है। तो उसके साथ साथ कुछ सैक्रिफाइसेस भी यहाँ पे दिया जाता था, ठीक है। तो वैदिक सैक्रिफाइसेस वेर ऑल्सो फाउंड हियर, ठीक है। तो उस टाइम पे जो यज्ञ में समिधियाँ जो डालते हैं उसको सैक्रिफाइस कहते हैं। कोई सस्य का सैक्रिफाइस होता था, कोई चीज़ का घी का, ये सारे सैक्रिफाइस करते थे। कभी कभी हम देखा गया है ना हॉर्स का भी सैक्रिफाइस होता था, ठीक है, और बुफालोज काओ। अभी उसके बाद जब बलि प्रथा चालू होगा, ठीक है, तो उसका सैक्रिफाइस भी देखा गया है। परफॉर्म बाय जो हाउस होल्डर होता था, जो किंग या क्वीन होते थे, वो ये राइचुअल परफॉर्म करते थे, ओके। ये सारे उस टाइम पे सिस्टम था ऐसा। तो उस टाइम पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैरिज भी हुआ करता था। तो मैरिज भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि सोसाइटी को चलाने के लिए, ठीक है, तो मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अगर मैरिज प्रॉपर प्रोसेस में हो इस सोसाइटी के अंदर, तो मैरिज ही लॉन्ग टर्म को चाहता है और वो सोसाइटी सिविलाइज बनता है, ठीक है। डिफरेंट मैरिज कल्चर उस टाइम पे देखो, ठीक है। तो ब्रह्म विवाह सबसे इंपॉर्टेंट विवाह इसको कहते थे। तो मैरिज बिटवीन द सेम क्लास मैन एंड वुमेन, ये सबसे पवित्र विवाह माना जाता है। सेम क्लास मैन एंड वुमेन के बीच में अगर विवाह होता था उसको ब्रह्म विवाह कहते थे। दैव विवाह किसे कहते थे, नो मैरिज इन विच द फादर गेव हिज डॉटर टू ए सैक्रिफाइसल प्रीस्ट, जो पूजा पाठ करता है, जो प्रीस्ट
उसको एक गिफ्ट के आकार में देते थे अपना डॉटर, ठीक है। तो उसको सैक्रिफाइस प्रीस्ट को देते थे एज ए पार्ट ऑफ हिज फी, मतलब उनका जो पूजा पाठ किया या फिर यज्ञ किया उसको जो दक्षिणा के आकार में अपना डॉटर को ओके मैरिज उनके साथ कराया जाते थे, एज ए फी देते थे, उसको दैव विवाह किया जाता था। ओके, अर्श विवाह किसे कहते थे, देखो इट इज द मैरिज, ठीक है, मैरिज इन व्हिच ए टोकन ऑफ ब्राइड, ओके, तो ब्राइड का प्राइस दिया जाता था, टोकन ऑफ ब्राइड प्राइस ऑफ ए काउ एंड बुल वाज पेड टू द डॉटर्स फादर। ओके, तो अगर इनका डॉटर से शादी करना है तो उनका जो डॉटर का जो फादर है उनको क्या देना पड़ेगा ना, एक टोकन प्राइस देना पड़ेगा, मतलब डॉटर का प्राइस देना पड़ता है, वो काउ था या फिर बुल या फिर सम अमाउंट ऑफ मनी भी उनको पेड किया जाता था, ठीक है, उसको हम अर्श विवाह कहते थे। अभी जो हमारा चलता है, अभी हमारा सोसाइटी में चलता है, तुमने देखा होगा हमारा जो मैरिज कार्ड में उसमें क्या लिखा जाता है, ओम प्रजापताय नमो, ठीक है। तो प्रजापति या फिर प्रजापति जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी को हम प्रजापति कहते हैं। तो प्रजापति विवाह, ठीक है, तो मैरिज इन व्हिच द फादर गेव द गर्ल्स और डॉटर जो उनका है जो ब्राइड ग्रूम को देते हैं विदाउट एनी डाउरी एंड विदाउट द डिमांडिंग ऑफ द ब्राइड प्राइस। अभी ब्राइड का प्राइस नहीं लेते तो अपने कन्यादान, इसीलिए बोलते हैं कन्यादान किया जाता है, ठीक है। तो प्रजापति विवाह अभी हमारे सोसाइटी में भी चलता है। और कुछ विवाह यहाँ पे देखो, गंधर्व विवाह, ठीक है, मैरिज बाय द अरेंजमेंट्स एग्रीमेंट्स ऑफ कॉन्टेंट्स बिटवीन द टू पार्टीज, ठीक है। गंधर्व विवाह मतलब यहाँ पे लेन देन होता था, तुम मुझे कुछ दो मैं तुम्हें कुछ दूंगा, मतलब ये अगर इसका डॉटर इसको मैरिड कराएगा, यहाँ पे इनका डॉटर अगर होगा इनके फैमिली के साथ मैरिज किया जाता था, जो इंटरकनेक्टेड। अभी इस ये वाला मॉडर्न एज में भी हम देखा गया जहाँ पे मैरिज अलायंसेस किया जाता था, हमने मौर्यन किंगडम के अंदर से देखा था, ठीक है, मैरिज अलायंसेस बिल्ड होता हुआ। तो ये कौन सा विवाह के अंदर आता है, गंधर्व विवाह के साथ, ठीक है। असुर विवाह किसे कहते हैं, मैरिज बाय द परचेजिंग ए गर्ल, ठीक है, गर्ल को खरीद के लेके वहाँ पे शादी करना, तो ये असुर विवाह के अंदर आता था। राक्षस विवाह क्या था, तो मैरिज बाय कैप्चरिंग ए गर्ल्स, ओके, तो ये गर्ल को कैप्चर कर लेते थे, वहाँ वो वाला विवाह होता था। पिशाच विवाह, मैरिज बाय द सीड्यूसिंग ए गर्ल, ठीक है। उसके बाद आता है अनुलोम विवाह, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये दोनों याद रखना, अनुलोम और प्रतिलोम, ठीक है। ये विवाह क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था ना, मैरिज बिटवीन एक हाई क्लास वर्ण, ठीक है, हाई क्लास वर्ण से कोई मैन है वो किससे विवाह कर रहा है, अगर लोअर कास्ट वर्ण से कोई वोमेन से विवाह कर रहा है तो उसको हम अनुलोम विवाह कहते हैं। और प्रतिलोम क्या होगा, अगर गर्ल हाई कास्ट से है और बॉय लो कास्ट से, उसको हम प्रतिलोम कहते हैं, ठीक है। तो मैरिज ऑफ लोअर वर्ण ऑफ मैन विथ ए हायर वर्ण ऑफ वोमेन, ठीक है, इसको हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट है, अनुलोम और प्रतिलोम याद रखना, ठीक है। प्रजापति विवाह याद रखना, गंधर्व विवाह याद रखना। देखो तो उस टाइम पे क्या क्या वैदिक राइचुअल्स परफॉर्म होता था, इंपॉर्टेंट राइचुअल्स क्या है, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ उस टाइम पे तुमने अभी भी सुना होगा, ओके, राजा बलि भी अश्वमेध यज्ञ किए थे, हमारे जो भगवान श्री राम भी अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता था, इस सेरेमनी ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ हॉर्स, ठीक है, हॉर्स का जहाँ पे सैक्रिफाइस किया जाता था, जो कि किंग परफॉर्म करता था, ठीक है, जो कि रॉयल हॉर्सेस, उनका जो राजकोट में जो रॉयल हॉर्स होता है उसका सैक्रिफाइस किया जाता है। पहले उसको क्या करते हैं, अनइंटरप्टली छोड़ दिया जाता था, ठीक है। जिस कंट्री के अंदर वो घूम के आएगा, ठीक है, अगर उस कंट्री में उसको प्रोटेस्ट नहीं किए, रोके नहीं, तो मतलब वो सारे क्या बन गए, उनका फ्रेंड बन गए या फिर उनका अंडर आ जाएंगे, ठीक है। जो उनके साथ मतलब उसको रोक लिए तो डेफिनेटली वहाँ पे किंग के साथ वार होता था, वार में अगर जीत लिए तो वो किंगडम उनका हो गया, अगर परास्त हो गए तो उनका जो अश्वमेध यज्ञ है वो खंडित हो गया, ठीक है। तो सुना होगा राजा राम जी का घोड़ा कौन रोक लिए थे, उनका बेटे, ओके, लव और कुश ने रोक लिए थे नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे बैटल हुआ था, फिर राजा राम को जाके वहाँ पे सरेंडर करना पड़ा था, फिर लव कुश आके रामायण का पाठ किए थे उनका राजकोट में, ठीक है। सो किंग काइंड ऑफ कम्स फ्रॉम ए ग्रेट किंगडम, यहाँ पे जो बड़े बड़े राज्य होते थे वो क्या करते थे ना, अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करते थे, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स एंड कैप्चर्स, तो यहाँ पे जो उनको कैप्चर नहीं करेंगे वो क्या बनेंगे, फ्रेंड्स बनेंगे। जो अगर कोई कैप्चर कर लिया तो वो क्या बन गया, उनका एनिमी बन गया, ठीक है, दे आर बिकम द एनिमी, ठीक है। तो उसके बाद किंग क्या करते थे, सो इट विल बी कंटिन्यू फॉर 2 to 3 days, ये जो अश्वमेध यज्ञ चलता था 2 से 3 दिन नियर अबाउट चलता था। उसके बाद यज्ञ किया जाता था या सैक्रिफाइस किया जाता था, किसका ना, हॉर्स का, ठीक है। जो हॉर्स को सैक्रिफाइस या यज्ञ कुंड में डालना, या फिर हमारा बलि प्रथा उस टाइम पे नियर अबाउट सैक्रिफाइस किया जाता था, या फिर इसको दान कर देते थे प्रीस्ट को। अगर सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तो दान भी उस टाइम पे एक तरह का सैक्रिफाइस भी माना जाता था, ठीक है। देखो वाजपेयी यज्ञ, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट यज्ञ था जहाँ पे चैरियट रेसिंग किया जाता था, ठीक है। ये चैरियट रेस वॉज परफॉर्म, जहाँ पे एक राजा अपने जो एस्टेब्लिश करेगा, अपना जो सुपरमेसी एस्टेब्लिश करता है, यहाँ पे चैरियट रेस राजा करते थे, ठीक है, जिसको हम वाजपेयी यज्ञ भी कहते थे। इट इज़ परफॉर्म बाय द किंग विच मस्ट विन द रेस, ठीक है। यहाँ पे राजा को डेफिनेटली विन करना पड़ेगा, अगर विन नहीं करेगा डेफिनेटली उसका क्या हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा, ठीक है। तो सोसाइटी के अंदर उसको मानेंगे नहीं, तो राजा यहाँ पे विन करने प्रपोज में ये रेस करते थे,
ठीक है। एंड यहाँ पे री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द किंग ऑफ द सुपरमैसी ऑफ हिज पीपल, तो उनके लोगों के बीच में अपना मतलब साम्राज्य या फिर प्रतिपत्ति दिखाने के लिए राजा ये रेस्ट करते थे या फिर ये यज्ञ करते थे, दैट इज कॉल्ड वाजपेयी यज्ञ, ठीक है। राजस्व यज्ञ भी किया जाता था जहाँ पे एक सैक्रिफाइस सेरेमनी होता था इन विच कन्फर्म सुप्रीम पावर ऑफ द किंग, ठीक है। राजा अपना सुप्रीम पावर दिखाने के लिए राजस्व यज्ञ किए थे, ठीक है। तुमने सुना होगा हमारा महाभारत के अंदर राजस्व यज्ञ कौन किए थे, ओके, सम्राट युधिष्ठिर, ठीक है। उन्होंने बुलाए थे दुर्योधन, उनका जो हस्तिनापुर को बुलाया था, यहाँ पे अपमान हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हमारा शिशुपाल का जो वध कर दिए थे, किन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने वध कर दिए थे, तो राजस्व यज्ञ किए थे वहाँ पे, ठीक है। देखो तो उसके बाद हम वैदिक कल्चर में लास्ट पार्ट में देख रहे हैं कुछ वेद के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि वेद से ही बहुत सारे वर्ड्स से बहुत सारे सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ या फिर हमारा सोसाइटी सिविलाइज्ड बना है, किसके वजह से, क्योंकि वेद या फिर ये मंत्र की वजह से, ठीक है। तो वर्ड जो वेद है, ठीक है, ये कहाँ से आया है, एक रूट वर्ड विधि से आया है। विधि का मीनिंग क्या है ना, नॉलेज, ठीक है। तो नॉलेज मीन्स जहाँ पे ज्ञान का भंडार, तो हमारा जो वेद है, ठीक है, ये सारे क्या है, नॉलेज का हाउस या फिर ज्ञान का भंडार है। तो वेदस आर ऑल्सो नोन एज श्रुति, इसको श्रुति भी कहा जाता था क्योंकि लोग इसको क्या करते थे ना, सुन के याद रखते थे और जनरेशन टू जनरेशन ओरल ही पास होता था। उसका मास्टर अगर उसको बोलेगा, वो आगे उसका स्टूडेंट को बोलेगा, वो आगे उसका स्टूडेंट को बोलेगा, कोई रिटिन वर्क नहीं होता था, तो ये सुन के याद रखते थे, इसीलिए इसको हम श्रुति भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड श्रुति। तो ओरली पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, ओके। हमारा उस टाइम पे 4 वेदर्स का डिफाइन हुआ था, तो 4 वेदर्स से पहले जनरली 3 वेदर्स था, लेटर पार्ट अथर्ववेद को ऐड भी किया गया, तो ऋग वेदर्स, ठीक है, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेदर्स एंड अथर्ववेद, ये 4 वेदर्स है। एंड ईच वेदों को फिर आगे संहिता में डिवाइड किया गया, उसका जो छोटा छोटा पार्ट्स है उसको संहिता में डिवाइड किया गया, फिर मंडलज में डिवाइड किया गया उसको फर्दर। देखो तो फर्स्ट वेद यहाँ पे देखो, ये हमारा ऋग वेद है, ठीक है, ऋग वेद है। ऋग वेद के बारे में क्या लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे अगर पुराना वेद के बारे में बात करते हैं वो हमारा क्या होगा, ऋग वेदस है, ठीक है। इसके अंदर कितना हाइम्स है, ओके, 1080, ओके, 1028 या फिर 1028 हाइम्स मतलब मंत्रज है। इसको हम वेदोज ऑफ मंत्र भी कहते हैं। 1700 BC से पहले कंपोज हुआ था, कलेक्शन ऑफ बहुत सारे इसमें कितना मंडलज हैं ये वाले याद रखना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जगह पे आता है। 10 मंडलज होते हैं, हाइम्स कितना है 1028 हाइम्स है, ठीक है। 2 से लेकर 7 जो उसका मंडलज है ये बहुत ही पुराना है। बाद में हम फास्ट मंडलो और 10th मंडलो, ठीक है, ये लेटर पार्ट में ऐड किया गया, ठीक है, ये न्यू वर्जन है, ठीक है। ये जनरली ऋषि फैमिली इसको डिनोट करते थे, या फिर ऋषिज, ठीक है, इसको इन्वेंट किए थे, इसको राइटिंग किए थे और इसको सरपास कर रहे थे अपना जितने सारे जनरेशन या फिर अपने सारे शिष्यों को, ठीक है। 8th मंडल, 8 जो मंडल है, 8 मंडल ये किसको डिफाइन करता है, द खानवज, ओके, एंड अंगिराज, ठीक है। अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि, तुमने सुना होगा हमारा ऋषि का मंडल था, ठीक है। सप्तऋषि मंडल में हमने हमारे जो नॉर्थ एंड स्काई में दिखता है सप्तऋषि मंडल, ओके, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि, ठीक है। क्रतु, पुलह, पुलस्त, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ एंड मरीचि, 7 सेक, ठीक है। तो जो अंगिरा ये एक इंपॉर्टेंट ऋषि थे उस टाइम पे, उनको भी डेडिकेट किया गया यहाँ पे मंडलज, ठीक है। जो 9th मंडल था ये कहाँ था, ये सोमो गॉड को डिफाइन किया गया था। सोमो गॉड अभी मैं बोला था, द गॉड ऑफ, ओके, गॉड ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स का देवता या फिर वृक्ष का देवता को सोमो गॉड कहते थे, उनके लिए भी हाइम्स डेडिकेट किया गया है। अभी मैं बोल रहा था 1 और 10th मंडलो, ये लेटर पार्ट में एडिट किया गया इसलिए न्यू पार्ट है। तो यहाँ पे 1 और जो 10th मंडल है लेटर पार्ट में ऐड किया गया, मतलब ये न्यू वर्जन है, न्यू पार्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 10th मंडल में किसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, तो 10th मंडल इज एक्सप्लेन अबाउट द पुरुष सूक्त, ओके। तो पुरुष सूक्त मतलब जहाँ पे किसको लिए डेडिकेट किया गया है ना, यहाँ पे 4 वर्ण का डिस्क्रिप्शन है, इसको हम पुरुष सूक्त कहते हैं। डिस्क्रिप्शन अबाउट 4 वर्णज, ब्राह्मण, क्षत्रियज एंड वैश्यजन, शूद्रज, ये 4 वर्ण यहाँ पे थे, तो उनके बारे में डेडिकेट है। यहाँ पे 250 हाइम्स मतलब 250 हाइम्स डेडिकेटेड किसको था, सबसे इंपॉर्टेंट गॉड माना जाता था इंद्र को। उसके बाद 200 हाइम्स यहाँ पे डेडिकेटेड था अग्नि गॉड को, ठीक है, द गॉड ऑफ फायर, ओके, यहाँ पे ये गॉड ऑफ रेनफॉल या स्टॉर्म्स, ओके। 3rd मंडल में जहाँ पे गायत्री मंत्र एडेड है, जिसको हम गायत्री मंत्र पढ़ते भी हैं सुबह, ओके, जहाँ पे हम गायत्री माता को डेडिकेट करते हैं, जो कि सोलर डाइटी या फिर सन गॉड को डिनोट करता है, क्योंकि सुबह का हमारा जो प्रभात होता है वो किससे होता है, सन गॉड से होता है, इसीलिए उनको हम गायत्री मंत्र डेडिकेट करते हैं। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ठीक है। तो गायत्री मंत्र ये कहाँ से आया है, हमारा ऋग्वेद से आया है, ठीक है। तो सरस्वती डाइटी या फिर जो हम गॉडेस
ऑफ जो हम जिनको हम वीणा पानी भी कहते हैं, या फिर गॉडेस ऑफ एक नॉलेज, गॉडेस ऑफ जो गॉड ऑफ नॉलेज कौन है, वो हम गणपति बापा को मानते हैं या गणेश जी को मानते हैं, और गॉडेस ऑफ नॉलेज किनको मानते हैं, सरस्वती माता को, या फिर शी वॉज द ऑल्सो गॉडेस ऑफ द म्यूजिक का गॉड भी इनको मानते हैं। ठीक है, एक डाइटी रिवर थे, उनको रिवर के नाम से भी जानते हैं, ऋग्वेद में इनको रिवर के हिसाब से भी डिफाइन किया गया है, एक इंपॉर्टेंट रिवर। ठीक है, देखो उसके बाद सामवेद, देखो ये सामवेद का पिक्चर्स है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सामवेद को क्या कहते हैं ना, वेद ऑफ म्यूजिक। ओके, इट वॉज डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड्स दैट इज कॉल्ड समन। समन का मीनिंग क्या है ना, मेलोडी। ठीक है, तो मेलोडी या म्यूजिक, तो सामवेद इज डेडिकेटेड टू द म्यूजिक। ओके, म्यूजिक या फिर म्यूजिक का मंत्र जिसको हम कहते हैं, तो उसके ऊपर डेडिकेटेड था। इसके ऊपर हमारे जितने सारे जो छंद होता है, चंपू, ओके, जितने ताड़ो लयो, ये सारे डिफाइन करता है। ठीक है, जो हमारा म्यूजिक के बारे में स्टडी करते हैं वो स्पेशली पहले सामवेद के ऊपर स्टडी करते हैं, इसका बहुत सारे हाइम्स के ऊपर स्टडी करते हैं, उसके बाद आगे जो पढ़ाई होता है। ठीक है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द मेलोडीज। तो बहुत सारे म्यूजिक के बारे में लिखा गया है, मेलोडीज़ के बारे में लिखा गया है। इसके अंदर कितने हाइम्स है, वर्सेस है, 1603 वर्सेस आ दिया। ठीक है, तो ओनली 99 इसका ओरिजिनल है, इसको छोड़ के अदर जो है वो ऋग्वेद से, ठीक है, ऋग्वेद से ये क्या किया है, इसको बोरो किया गया है। अदर जो मंडलस हैं तो ऋग्वेद से बोरो किया गया है, और 99 यहाँ पे ओरिजिनली लिखा गया है, जहाँ पे म्यूजिक के बारे में डिटेल्स स्ट्रक्चर स्टडी किया गया है सामवेद के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो यजुर्वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद किसे कहते हैं, देखो, तो दिस वेद डील्स विद द प्रोसीड्यूर ऑफ सैक्रिफाइसेस। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ राइचुअल्स जो हम परफॉर्म करते हैं, जिसको हम कर्म कांड या फिर हम कह सकते हैं तो पूजा पद्धति। ओके, राइचुअल्स, जो राइचुअल्स परफॉर्म किया जाता था वो कहाँ पे वर्णन था, वो यजुर्वेद में वर्णन था। ओके, देयर आर टू मेन टेक्स्ट यहाँ पे यजुर्वेद में था। एक उसका शुक्ल यजुर्वेद या शुक्ल यजुर्वेद किसे कहते थे, जिसको हम व्हाइट वाला पोर्शन, या फिर कृष्ण यजुर्वेद भी कहते थे, इसका जो ब्लैक वाला पोर्शन, मतलब दो हिस्से में इसको डिवाइड किया गया था। एक पार्ट को शुक्ल, ओके, दूसरे पार्ट को हम कृष्ण कहते थे। ठीक है, दो पार्ट्स में यजुर्वेद को डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ दिस मंत्रस दैट कंटेन्स लेटर्स एंड कॉन्टेम्परेट इन द प्रोज। ठीक है, इसको कौन सा फॉर्म में लिखा गया था ना, संगीत के फॉर्म में लिखा गया था, प्रोज के फॉर्म में लिखा गया था। ठीक है, बाद में संगीत और सॉरी टेक्स्ट के फॉर्म में, प्रोज में तो टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा गया था, तो इसको लोग पढ़ के इसको याद रखते थे। ठीक है, तो ज़्यादातर ये सैक्रिफाइस मतलब बहुत सारे नियम कानून या फिर लॉ कह सकते हैं इसको, लॉ बुक की तरह। ठीक है, ये काम करता था यजुर्वेद। ठीक है, लास्ट में आप वेद आता है, उसको हम अथर्ववेद कहते हैं, इसको वेद ऑफ मैजिक या फिर ब्लैक मैजिक भी कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इट इज़ द एंटायरली डिफरेंट फॉर्म ऑफ अदर 3 वेदर्स। ठीक है, और जो दूसरा 3 वेदर्स है इससे अलग है। ठीक है, इट इज़ डिवाइड इनटू 20 कांडोज, 20 कांडोज है इसके अंदर। ठीक है, कितना हाइम्स है ना, 711 हाइम्स है, मंत्रज है। तो मोस्टली यहाँ पे डील किया गया है मैजिकल पावर के ऊपर। ठीक है, जो हमारा मैजिकल पावर होते हैं, तो तुमने जो दिखा होगा, जो अघोरी होते हैं, जो क्या करते हैं, तपस्या करते हैं या फिर जो साधना करते हैं। ठीक है, वो मेनली किसको फॉलो करते हैं, वो अथर्ववेद को फॉलो करते हैं। ठीक है, जहाँ पे मैजिकल पावर या फिर सुपर नेचुरल पावर के बारे में डिस्कशन किया गया है, ये हमारा कौन सा था ना, अथर्ववेद। ठीक है, तो ये कुछ वैदिक कल्चर का हमने आज डिस्कशन किया। ठीक है, तो ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ से जोड़ सकते हैं, हमारे फीडबैक भी दे सकते हैं, एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड करके वहाँ से क्लास भी देख सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा आपको, आप अपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।